समय के साथ चिंतन की धाराएं बदलती हैं। प्राचीन काल में गुरु को अभिभावक माना जाता था और गुरु शिष्य की परंपरा के कई जीवंत उदाहरण भी हैं। ये कहना है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ का। साथ ही उनका कहना है कि वर्तमान शिक्षा में विज्ञान का समावेश हो गया है, क्योंकि विज्ञान एक बड़ा भ्रामक शब्द है। तर्क और वितर्क के कई पहलू देखने को मिलते हैं। अध्यात्म एक प्रकार का विज्ञान ही है, लेकिन वो आंतरिक है, क्योंकि ज्ञान से ही विज्ञान जन्म होता है। इन्हीं बातों के बीच सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्यनाथ लाभ से हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने खास बातचीत की। बेहतर शिक्षा ही किसी श्रेष्ठ समाज का निर्माण करती है। इस वक्त हमारे साथ हैं सांची विश्वविद्यालय के कुलगुरु वैद्यनाथ लाभ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना समय दिया हमें बात। बहुत धन्यवाद सर। कैसे देखते हैं, अगर हम बात करें कि सांची बौद्ध विश्वविद्यालय का यहाँ यूनिवर्सिटी बनने का उद्देश्य क्या रहा? कि भारतीय परंपरा में जो हम जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, वह वेदों से शुरू होती है और समय के कालक्रम में इसमें और कई धाराएं उपधाराएं मिली, जिसमें बौद्ध, जैन और तरह तरह की परंपराएं आई। उन सब का दृष्टिकोण अपने अपने ढंग से अलग अलग था, लेकिन कहीं न कहीं सब एक जगह मिलते थे कि ज्ञान कैसे मिले और जीवन के जो झंझावात हैं, जीवन के जो झंझट हैं, उलझने हैं, उनसे व्यक्ति को कैसे मुक्ति मिले। तो यह पूरी की पूरी जो भारतीय परंपरा है, इसको सम्यक रूप से समझने के लिए इस विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, जिसका नाम है सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय। नाम ही ऐसा है, जैसा नाम है वैसे इस विद्यालय। सर, अगर हम बात करें, हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं सर, प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आप कहाँ पाते हैं? प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में कुलगुरु परंपरा रही थी, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में लेक्चर, प्रोफेसर, ये सब हो गए हैं। क्योंकि आपका काफ़ी अध्ययन रहा है, आपको बरसों हो गए हैं अध्ययन करते हुए। किसी श्रेष्ठ समाज का निर्माण अगर अच्छा होगा तो निश्चित तौर पे उसमें गुरुओं की सबसे ज़्यादा प्राथमिकता रही होगी। समय बीतता है, समय तो एक साथ रहता नहीं है। उसके कारण से जो व्यक्ति की सोच है, चिंतन की धाराएं बदलती हैं। एक समय था जबकि हम अपने अभिभावकों की बात को आंख मूंद करके स्वीकार करते थे। आज का समय ऐसा आ गया है कि हर बात पर हमारे जो अभिभावक हैं कुछ भी कहें, हम सबसे प्रश्न करते क्यों, क्या और क्या, हम क्या करें, क्यों करें। तो यह जो आजकल का जो ट्रेंड है, उसमें इस बात की भी आवश्यकता है, क्यों का भी जवाब दिया जाए, क्या का भी जवाब दिया जाए। और इस दृष्टि से जो प्राचीन काल में शास्त्रों का अध्ययन करते, तब भी क्यों और क्या होते थे, लेकिन अनावश्यक क्यों और क्या नहीं होते थे। आजकल व्हाट्सएप का युग आ गया है, इंटरनेट का युग आ गया है, गूगल की बिल्कुल उसका एक तरह छाया हुआ है, जिसके कारण से कई हमें अनाप शनाप उत्तर भी मिलते हैं चीज़ों के, जिसमें बहुत सारे तथ्य नहीं होते हैं। तो प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, वह थी कि हम अपने शास्त्रों का ज्ञान, हमारे ऋषि मुनियों ने जिन सत्य का साक्षात्कार किया और शास्त्रों के माध्यम से हमको प्रेषित किया, हम उनका अध्ययन करें, उनको जीवन को गहराई से समझें। ऐसा नहीं था कि भौतिक सुख सुविधा की बात नहीं थी प्राचीन काल में, उसकी भी चिंता थी, लेकिन उसके साथ साथ आध्यात्मिकता की चिंता अधिक थी। वर्तमान काल में वह आध्यात्मिकता कहीं न कहीं पृष्ठभूमि में चली गई है और भौतिकता बहुत ही हावी प्रबल हो गई है। इसलिए प्राचीन काल के जो ग्रंथ हैं, जो हमारी विचारधाराएं हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे ज्ञान है, वह तो आधार में रहेगा ही और उसको रहना भी आवश्यक है, लेकिन आधुनिक संदर्भ में हम उसको कैसे प्रासंगिक बनाएं, इसलिए उन चीज़ों को आज के दृष्टि में देखने की आवश्यकता है। और ज्ञान की जो परंपरा है वो तो चलती रहती है, समय के साथ उसमें परिवर्तन भी आते हैं, लेकिन उसकी प्रासंगिकता समाप्त कभी नहीं होती है। सर, मेरा एक अहम सवाल है, अगर हम बात करें कि हम अध्यात्म से चलकर अंतरिक्ष तक पहुंच गए हैं, यानी कि कुलगुरु परंपरा से लेकर हम चांद पर पहुंच गए हैं, तो आप ये सफ़र को कैसे देखते हैं? अपने जीवन काल में आपने बहुत सारा शिक्षण दिया लोगों को, बहुत सारे आपके शिष्य रहे होंगे और निश्चित तौर पे अध्यापन का काम भी बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है समाज को बेहतर करने के लिए। तो एक जो परंपरा चली आ रही है शुरू से, आज के अगर 1000 साल पुरानी बात करें और वर्तमान की बात करें कि हम चांद पर पहुँच गए, तो बेसिक आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? देखिए, एक विज्ञान
एक बड़ा ही भ्रामक शब्द है। विज्ञान के नाम पर हम लोग तर्क और कुतर्क दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं। अध्यात्म भी एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन वो आभ्यंतरिक है, वो हमारे आंतरिक ज्ञान को दर्शाता है। उसको हम आजकल के जो मॉडर्न लेबोरेटरी है उसमें सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हद तक जिसको सब्जेक्टिव कह सकते हैं कि वो है कि व्यक्ति जब अपने साधना के बल पर अपने अंतरतम में जाता है तो उसको जो अनुभूति होती है, उसको ज्ञान मिलता है, वो सबों से कई बार बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि सबों की पहुंच उस स्तर तक नहीं होती है। प्राचीन काल में जो अध्यात्म था वह भी एक प्रकार का विज्ञान था। मैं इसको बिल्कुल ही तहे दिल से स्वीकार करता हूँ। और पुष्पक विमान हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी, तो विज्ञान तो ऐसा है कि अग्नि का आविष्कार हुआ। आदि मानव थे, लेकिन अग्नि का वह भी उस समय का विज्ञान था जिसको लोगों ने खोजा। पहिए का आविष्कार हुआ, जिसमें पहिए नहीं थे तो गाड़ियाँ कैसे नहीं चल सकती थी, लेकिन जब पहिए का आविष्कार हुआ तो गाड़ी में मतलब जीवन में गति आ गई। एक जगह से सामान दूसरी जगह पहुंचा सकते थे, एक जगह से चल कर दूसरे जगह जा सकते थे, तो इस तरह की चीज़ें आई और भी तरह से वह भी विज्ञान था। आज हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं और निश्चित रूप से आगे बढ़ गए हैं। हम जो सौर मंडल के अपना जो उपग्रह है चंद्रमा, उस पर भी बहुत 1969 में ही पहुंच गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार कदम रखा था। मंगल ग्रह पर पहुंच गए। सूर्य के बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अन्य ग्रहों के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। तो ये अब निश्चित रूप से हम बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारी जो विडंबना ये है कि 1834-35 में लॉर्ड मैकॉले ने जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, उसके कारण से उन्होंने एक मॉडल ऐसा खड़ा कर दिया जैसे कि भारतीय ज्ञान परंपरा बिल्कुल ही अप्रासंगिक है, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे ही ग्रंथों को चुरा करके ले गए। हमारे यहाँ प्राचीन विमानन शास्त्र था, पुष्पक विमान की बात हम पढ़ते हैं। बहुत सारे जो सेमी गॉड्स हैं आपके, उनको हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यक्ष, किन्नर, गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहे हैं। तो आकाश मार्ग से क्या वैसे ही जाते थे? कुछ न कुछ तो बात रही होगी उस समय में। आज हम उसको जो हम विज्ञान की परिभाषा वही मानते हैं जो पश्चिम ने दी है। इसके कारण से हम ऐसे दिग्भ्रमित भी हो गए हैं, और जो विकास का मॉडल हमने मान लिया है कि पश्चिम जो कहेगा वही विज्ञान है। तो विज्ञान हमारे यहाँ पहले से था, हमारे यहाँ विमानन शास्त्र था, और वो किताब उसको चुरा करके ले गए, और उसके बाद उसी आधार पर उन्होंने विमान का आविष्कार किया, राइट बंधुओं ने, और हमने मान लिया कि हाँ वही उन्होंने आविष्कार किया है, और हम अपने आप को मान लिया हमने कि हमने ये किंवदंती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब शून्य का आविष्कार जो जैसे हम कहते हैं हनुमान जी की योजन पर भानु लील्यो ताई मदर फल जानू, तो ये वो एक दूरी थी। वो दूरी उसमें आज भी पृथ्वी और सूरज की दूरी उतनी ही है जितना उस समय कैलकुलेट कर लिया गया था। तो क्या वो साइंस नहीं था? वाराह मिहिर, आर्यभट्ट तो भारत से में ही थे ना उस समय, चाणक्य भारत में ही थे ना। तो ये इन दोनों ने कौन सा वेस्ट का मॉडल अपनाया था? ये हमारा भारतीय मॉडल था, भारतीय विज्ञान था, और भारतीय वैज्ञानिकों ने दशमलव का आविष्कार हमारे लोगों ने किया। अगर वो नहीं किया होता तो क्या पश्चिम को ज्ञान होता? तो चरक हमारे यहाँ हुए, सुश्रुत हमारे यहाँ हुए, जीवक हमारे यहाँ हुए। इन सबों ने जो चिकित्सा और सर्जरी का आविष्कार किया, तो सर्जरी पूर्णतः भारतीय थी, और विज्ञान में हम कहीं भी पीछे नहीं थे। सर, अगर हम चूँकि अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो 29 जुलाई 2020 में लागू की गई थी, वर्तमान में सर कैसे देखते हैं? 4 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ लागू नहीं हो पाई हैं, कुछ निजी विश्वविद्यालय उन्होंने लागू किया है, लेकिन पूरी तरह से जिस मनोदशा के साथ सरकार ने और शासन ने इसे लागू किया है, तो उसमें क्या सुझाव है आपका, और क्या कठिनाई इसमें आ सकती है, और कितना समय और लग जाएगा पूर्ण रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू होने में? देखिए, ये शिक्षा जो है हमारे देश में समवर्ती सूची में है। वो राज्य की भी सूची में है और केंद्र की भी सूची में है। तो केंद्र एक विडंबना ही हमारे यहाँ कह लीजिए, हमारे देश की, हमारे प्रजातंत्र की, कि जहाँ पर
केंद्र में जिस दल की सरकार है, तो उस दल की सरकार अगर अन्य राज्यों में भी है तो वहाँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ विपक्षी दल की सरकार है वो कई जगह ऐसा महसूस किया है कि वो मान कर चलते हैं कि इसको नहीं लागू करना है, इसमें उद्देश्य नहीं है, लेकिन विरोध करना है तो विरोध करना है। तो ये एक बड़ी विडंबना है, जिसके कारण से हम लोग पूर्ण रूप से 4 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उसको पूर्णतः लागू नहीं कर पाए हैं। बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं कि जैसे आजकल हम अंग्रेजी दां हो गए हैं, और अंग्रेजी सीखना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन हम जो उसको दास्य भाव से सीखते हैं कि जो अंग्रेजी हमारा बच्चा पैदा होगा तो वो पैदा भी हो अंग्रेजी में हंसते हुए, बोलते रोते हुए, और वो बोले तो मम्मी डैडी करते रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनाए, लेकिन आ ई उसको नहीं आए। हाँ, प्रणाम करना भूल जाए और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करता रहे, बाय बाय टाई टाई करते रहे। तो ये जो एक विडंबना हमारे अंदर है, हमारी जो मानसिकता ऐसी हो गई है, और संयोग से स्वातंत्र्योत्तर भारत में भी जो सरकारें आई तो जिस प्रकार से अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास को गर्हित मानने की जो एक परंपरा चल पड़ी, वह बहुत दिनों तक चलती रही, दिनों क्या कह लें, दशकों तक चलती रही, जिसके कारण से हम अपने आप में ही हीनता का अनुभव करते रहे। तो यह जो बात नई शिक्षा, जिसको हम आजकल राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं, पूरे राष्ट्र के स्तर पर, तो बहुत ही सोच समझ करके, बहुत ही व्यापक शोध करके इसको लागू किया गया। मैं बिल्कुल ही निराशावादी नहीं हूँ, इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम इसको सूनर और लेटर इसको ज़रूर इसका अनुभव करेंगे, इसकी सत्यता को, इसकी प्रासंगिकता को समझेंगे। और जो बचपन से के स्तर पर जो कहा गया कि कोशिश ये करें कि विद्यालयों में लोकल जो स्थानीय भाषा है उस भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाए, न कि केवल अंग्रेजी थोप दी जाए उस पर। और अगर मान लीजिए किसी शहर में है तो उसका जो निकटतम भाषा है, जो स्थानीय भाषा और हिंदी या कुछ भी जो, उसको लागू करें, क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करें। तो बचपन में बच्चा का जो दिमाग होता है कोरे कागज़ की तरह होता है, हम उसको जैसा चाहें वैसा उसमें लिख दें, वैसा अंकित कर दें। इसलिए अगर अपनी भाषा में या अपने क्षेत्र की जो सबसे निकटतम भाषा है उन भाषाओं में अगर शिक्षा हो तो बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन होगा, और धीरे धीरे जैसे वो ऊपरी कक्षा में जाएं तो फिर जो राष्ट्रीय भाषा है, उनकी राष्ट्रभाषा है, उनमें उनकी शिक्षा दीक्षा हो, और फिर वो नए नए जो अनुसंधान हैं, नए नए जो आविष्कार हैं, उनसे परिचित हो सकें। जहाँ तक विश्वविद्यालय का प्रश्न है, तो विश्वविद्यालय चूँकि शिक्षा जगत में उच्चतम डिग्री देता है, इसलिए अभी तक जैसे 4 वर्ष का ग्रेजुएशन कोर्स किया गया और 1 वर्ष का MA, तो अब 4 वर्ष वाली अभी पीढ़ी तैयार नहीं हुई है। इसलिए हम लोग भी जैसे अपने विश्वविद्यालय में भी या बहुत सारे विश्वविद्यालयों में भी हम वो 2 वर्ष का MA के स्थान पर 1 वर्ष का MA नहीं लागू कर पाए हैं। तो अभी वो पीढ़ी आ रही है, समय लगेगा। हाँ, नहीं, वो पीढ़ी जब तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम भी इसको स्वाभाविक रूप से लागू कर देंगे। एक मेरा अंतिम सवाल है, बौद्ध धर्म, चूँकि ये जो सांची विश्वविद्यालय है बौद्ध धर्म के नाम, बौद्ध के नाम पे ही है, बौद्ध धर्म का कितना बड़ा योगदान मानते हैं भारतीय शिक्षा में और शिक्षा जगत में और हमारे समाज में? देखिए, मैंने जैसा शुरू में बताया कि हमारे यहाँ 2 प्रकार की धाराएं चली, चिंतन धारा। एक को हम आर्ष धारा कहते हैं और दूसरे को श्रमण धारा कहते हैं। तो जैन और बौद्ध धर्म दोनों श्रमण धारा में आते हैं, और इसमें ये श्रमण तो जो सन्यास, इसको सन्यास को प्राथमिकता देते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में सन्यास ग्रहण करके भी सामाजिक सरोकार से अपना नाता नहीं तोड़ा। वो जब प्रथम बार उन्होंने अपना उपदेश दिया सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को, और उनकी जब शिष्यों की संख्या 60 हो गई, सबको उन्होंने भेजा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से, कि अपने जीवन का समर्पित कर दो लोगों के, अधिक से अधिक लोगों का हित, अधिक से अधिक लोगों का सुख। वो किसी हिमालय की कंदरा में जाकर के नहीं रहे। तो सामाजिक सरोकार उनका बना रहा। जो उस समय के बौद्ध विहार थे जिसमें भिक्षु भिक्षुणियाँ रहते थे, तो आपस में तो भगवान बुद्ध के उपदेशों पर मनन चिंतन करते ही थे, उनको कंठस्थ करते थे ताकि वो परंपरा आगे बढ़े, क्योंकि उसमें स्मृति की परंपरा अधिक थी, वाचिक परंपरा थी। लेकिन धीरे धीरे जो
जन सामान्य भी वहाँ जाते थे भिक्षु भिक्षुणियों से उनके मार्गदर्शन लेने के लिए। फिर ये धीरे धीरे परंपरा बढ़ी और 425 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्ट तो ईस्वी का ध्यान नहीं है और न तय नहीं हो पाया है, लेकिन गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा में नालंदा महाविहार, जिसको आजकल विश्वविद्यालय करते हैं, उसकी स्थापना की, जो विश्व की प्रथम संगठित संस्था थी। यद्यपि हम तक्षशिला का 1000 साल पहले देखते हैं तो तक्षशिला एक संगठित विश्वविद्यालय के में ही था। बहुत सारे जो गुरु आश्रम थे वहाँ पर, वो गुरुकुल थे, उनसे परंपरा थी, लेकिन एक संगठित विश्वविद्यालय के रूप में नालंदा आया। और नालंदा में कोई ऐसा भी नहीं था कि केवल बौद्ध विषयों की पढ़ाई होती थी। वहाँ वेदों की पढ़ाई होती थी, पुराणों की पढ़ाई होती थी, और स्मृति और सब जो वैदिक परंपराएं हैं उनकी पढ़ाई थी, बौद्ध धर्म दर्शन की पढ़ाई थी, इतिहास की पढ़ाई थी, खगोल विद्या की पढ़ाई थी, ज्योतिष की पढ़ाई थी, अंक गणित की पढ़ाई थी, वैदिक व्याकरण की पढ़ाई थी, धातुशाला की पढ़ाई थी, कई तरह के शिल्प पढ़ाए जाते थे, और बिल्कुल चित्रकला की पढ़ाई थी। और मैंने, चूँकि मैं नालंदा महाविहार में, जो नव नालंदा महाविहार है, वहाँ का भी 5 वर्ष कुलपति रहा, तो वो प्राचीन जो महाविहार था उसी के नवीकरण है वो। तो वहाँ पर मैंने देखा खंडहरों में कि एक जगह ब्लास्ट फर्नेस मिला, जब तांबे और को गला करके, लोहे को गला करके अयस्क बनाए जाते थे उनके, और मिश्रित धातु से कई चीज़ों की मूर्तियाँ बनती थी। अब अभी भी वो फर्नेस है, मतलब जो वो फर्नेस अभी भी है। और कोई भी मैं तो आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप मीडिया से हैं और जा करके वहाँ देखें एक बार, आपका भी ज्ञानवर्धन होगा और आपके माध्यम से समाज को भी लाभ होगा। तो इस तरह की पढ़ाइयाँ होती थी, और न्याय शास्त्र, जिसको तर्क विद्या कहते हैं, ये सब की पढ़ाई थी उस समय। और नालंदा के ही आसपास, जैसे बिहार शरीफ एक जगह है जो नालंदा जिला का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर एक ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था, वो भी बौद्ध विश्वविद्यालय था। एक तिलहाड़ा है, तिलाढ़क विश्वविद्यालय, वो था। आपको कश्मीर में जयेंद्र विहार विश्वविद्यालय, बंगाल में जगद्दल और सोमपुर विश्वविद्यालय, बड़नगर गुजरात में आपको वल्लभी विश्वविद्यालय, इस तरह के उड़ीसा में विश्वविद्यालय बहुत। भारत तो विद्या का सबसे बड़ा और सबसे विकसित देश था, और उसमें बौद्ध धर्म ने बहुत योगदान दिए, जो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि ये कहीं बिल्कुल ही आइसोलेशन में था। वही सनातन परंपरा, वही भारतीय परंपरा, उसको परिपुष्ट किया बौद्ध धर्म और दर्शन ने, उसकी संस्कृतियों ने। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म का बहुत ही अप्रतिम योगदान है। और नालंदा की ही बात अगर करें तो 700-750 वर्ष, ये ऑक्सफोर्ड से भी पुराना था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। और उसके बाद बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, उसका ईस्वी सन बिल्कुल तय नहीं है, इतिहासकारों ने निश्चित नहीं किया है, लेकिन हम मोटे तौर पर मान लें कि अंतिम दशक में, 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में उसने नष्ट किया, आग लगा दी और भिक्षुओं को मार डाला। बहुत सारे कुछ भिक्षु जो थे, कुछ जिनको पता चल गया था पहले से कि आतताई आक्रमणकारी आ रहे हैं, तो वो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लेकर के भागे, वहाँ से उत्तर की तरफ गंगा पार किया और बिहार के उत्तरी भाग होते हुए नेपाल और तिब्बत तक पहुँच गए। तो वो चीज़ें बहुत सारी बच गई, लेकिन उनके 3 बिल्डिंग थी बहुत बड़ी, 9 मंजिलों की उस समय की। आजकल के तरह छापाखाने नहीं थे कि आप 10,000 किताबें छाप लीजिए, हस्तलिखित पुस्तकें थी। और वो जलने में अगर 6 महीने लगे या मान लीजिए 3 महीने भी लगे तो कितना कुछ रहा होगा। उन लोगों ने हमारे ज्ञान का भंडार नष्ट कर दिया। तो उसी को फिर आधुनिक काल में भी देखिए, उसी को नव नालंदा महाविहार की स्थापना राजेंद्र प्रसाद जी ने 1951 में की थी। तो उसी को, परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म और दर्शन एक भारतीय परंपरा को उसने समृद्ध किया है। और मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय पर आता हूँ कि ये बौद्ध और भारतीय ज्ञान विश्वविद्यालय है। इसका उद्देश्य ही है कि हम उसको समेकित रूप से उसको देखें और भारतीय परंपरा, जो शिक्षा की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाएं। और जो हमारे यहाँ एक कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, ये विद्या वो है जो विमुक्ति दिलाती है। ये विमुक्ति किस चीज़ से प्रश्न है? तो पहले स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर विद्या निरक्षरता से
मुक्ति दिलाती है, हमको साक्षर बनाती है, हम अक्षरों को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है विद्या का, वो कि हमको जो अनिरक्षरता से मुक्ति दिलाती है और हमको साक्षर बनाती है, हमको ये समझ देती है कि हम अपने शास्त्रों को, अपने पुस्तकों को कैसे पढ़ें, उनमें जो निहित ज्ञान है हम उनको कैसे सीखें, उससे कैसे लाभान्वित हुए, हम नए नए आविष्कार कैसे करें और चरित्र निर्माण करें। प्राचीन काल की विद्या में जो हमारी विद्या थी उसमें केवल ज्ञान नहीं था, ज्ञान पर आचरण करना। इसलिए भगवान बुद्ध के उपदेशों में भी 3 शब्द बड़े इम्पोर्टेंट प्रमुख हैं। एक उन्होंने कहा, पाली में मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, परियत्ति। परियत्ति मतलब उपदेश, सिद्धांत। पटिपत्ति, उस पर आचरण। भगवान बुद्ध ने दोनों पर इक्वल बल दिया, दोनों पर बराबर बल दिया कि केवल ज्ञान जो है वो किताबी ज्ञान तो रटे हुए तोते की तरह, कोई किसी काम का नहीं है जब तक उस पर आचरण नहीं करे। इसलिए हमारे सनातन परंपरा के गुरुकुल हों, जैन परंपरा के हों, बौद्ध परंपरा के हों, सबों में बिल्कुल समान रूप से जो छात्र शिष्य है वो आचरण में भी उन शिक्षाओं को लाए, और तभी भगवान कहते तभी पटिवेदन होता है, तब ही वह अनुभवन होता है उसका। जब तक हम सिद्धांत को न समझें, उस पर अमल नहीं करें, तब तक हम उसका फल नहीं मिलता है। तो ये बौद्ध शिक्षा का एक अद्भुत योगदान है और हमारी परंपरा आगे बढ़ रही है। तो सर, आपने बहुत बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद आपका करता हूँ, आपको देता हूँ कि आपने ये अवसर मुझे दिया कि मैं अपनी बातें भारतीय ज्ञान परंपरा के संदर्भ में कुछ आपके माध्यम से और लोगों तक पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ है बैद्यनाथ बैत लाभ साहब, और जो सांची बौद्ध विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं। बड़ी रोचक बातें उन्होंने कही। साफ तौर पर कहा कि विज्ञान भारत का एक हिस्सा रहा है। यही वजह है कि चूँकि बीच में ऐसा दौर आया जहाँ पर कुछ ऐसे आतताई आए जिन्होंने हमारी जो भारतीय शिक्षा पद्धति है और हमारे ज्ञान को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन ऐसे बहुत सारे धर्म थे, चाहे बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, और उनके अनुयायी थे जो पूरी जो विज्ञान को हमने वहीं पर ला के खड़ा कर दिया। और अंतरिक्ष पे हम आज जो पहुँचे हैं, ये हमारी प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था है उसी के दम पर पहुँचे हैं। तो साफ तौर पर निश्चित तौर पर कहेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में उनका कहना है कि अभी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो कोर्स का बदलाव कोर्स में किए गए हैं उसमें जब 2 या 4-5 साल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक ऊर्जा का काम करेगी समाज में। और यही वजह है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, कुछ ही समय में उसके परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ अरविंद चौहान,